रूस ने जितने डेलीगेशन ब्रिक्स सम्मेलन में आ रहे थे उनको कहा कि आप अपने साथ रोकड़ा लेकर आइए। यहाँ पर मास्टर कार्ड नहीं चलेगा, यहाँ पर वीजा कार्ड नहीं चलेगा। दोनों देशों के मन में शंकाएं तो है। तो जो हम नाम सुनते हैं एलन मस्क, वो साउथ अफ्रीका के ही हैं। चीन और भारत नजदीक आ जाते हैं, तो मेरा ये सम्मेलन फायदा है, तो सम्मेलन सफल होगा। सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। रूस का ये कहना है कि जब आप नाटो को मेरे दरवाजे तक ले आए हो तो पहले पीछे हटो, अभी मैं यहाँ से हटूंगा। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, इसलिए मतलब दोनों की लड़ाई में यूक्रेन मारा जा रहा है। चीन अब चाहता है कि ताइवान पर उसका कब्जा हो ही जाए। तो रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, सब लोग चिल्लाते रहे, वो कुछ नहीं हो पाया। अब उसको लग रहा है कि मैं ताइवान पर कब्जा करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, बोलने वाला नहीं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन समाप्त हुआ और इसकी अगर बात करें तो जिस प्रकार से 5 देश मिलते हैं, पांचों देश की करीब जीडीपी 35% जितनी है, तो उसी तरह से पांचों देश की पॉपुलेशन भी उतनी है, करीब 45% जितनी पॉपुलेशन है। सर 2001 में अगर हम बात करें तो 2001 में जिम ओनिल, जो कि जाने माने इकोनॉमिस्ट है, और उनकी ओर से यह प्रस्ताव आया था जिसमें ब्रिक नाम था। 4 देशों का समूह था और उसके बाद करीब 2010 में 5वां कंट्री जो कि साउथ अफ्रीका उसमें जुड़ा और तब से नियमित रूप से यह ब्रिक्स सम्मेलन जो समिट है वो होती जा रही है। तो हाल ही में जो 2024 की ब्रिक्स सम्मेलन थी उसमें क्या किस प्रकार से उसे देखा गया और फ्यूचर में क्या क्या उनके प्लान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर, जिस प्रकार से प्रस्तावना में भी हमने बात किया, पांचों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह समिट में बताया कि 3 ऐसे राष्ट्र जो कि पूरी भूमिका चेंज कर सकते हैं, जिसमें रशिया, चीन और भारत, क्योंकि आज अब तक हमने देखा था कि जो भी पॉलिसीज है वो यूएसए या यूरोप से होके आती थी, पर ये जो सेंटेंस है किस प्रकार से महत्व रखता है। और दूसरी बात कि जब इसी समिट के पैरेलल जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग हुई, लेकिन विश्व भर में ज्यादा जो चर्चा हुई वो ब्रिक्स के बारे में, क्या कहेंगे सर? ये बात सही है कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन अभी कल ही समाप्त हुआ है रूस में, वो 16वीं समिट है, तो 16 साल से हो रही है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो ब्रिक्स के इस सम्मेलन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो लोगों को लगता है कि अमेरिका के या पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नया ग्रुप बनाने की कोशिश हो रही है जो डॉलर पर डिपेंड नहीं करेगा। डी डॉलराइजेशन उसके लिए शब्द दिया गया। अच्छा, वो एक अलग मुद्दा है। अभी देखिए आप कि यूक्रेन के युद्ध के समय से 2 फरवरी 2022 से जब से युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका और पश्चिमी देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो अमेरिका के समर्थक देश है, ये सब रूस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यूक्रेन का युद्ध समाप्त कर दे। जी, रूस का ये कहना है कि जब आप नाटो को मेरे दरवाजे तक ले आए हो तो पहले पीछे हटो, बिल्कुल, अभी मैं यहाँ से हटूंगा। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, इसलिए मतलब दोनों की लड़ाई में यूक्रेन मारा जा रहा है बेचारा। बिल्कुल, ये बिल्कुल कह सकते हैं खत्म हो गया, लगभग खत्म हो गया। बहुत मतलब $1000 बिलियन का उसमें नुकसान हो चुका है अब तक 2.5 साल में। और स्थिति ऐसी है कि आज जैसे स्टोन एज में आ गया। हाँ बिल्कुल, काफी मैं अपनी समझे कि कम से कम 100 साल पीछे चला गया। तो ब्रिक्स के सम्मेलन के द्वारा राष्ट्रपति पुतिन यह साबित करना चाहते हैं कि दुनिया में अकेले अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, हमारे साथ भी लोग हैं। एक मैसेज गया। हाँ, एक मैसेज देने की कोशिश थी। और आप देखिए कि सिर्फ 5 देश नहीं बचे अब। इसी साल, पिछले साल, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और एक देश और ऐसे 5 देश उसमें और शामिल किए गए। जी जी, सऊदी अरेबिया शायद। जी जी। तो अब मजेदार बात यह है कि सऊदी अरेबिया देश है या यूएई है, ये अमेरिका की तरफ भी है और रूस की तरफ भी है। बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, दोनों ग्रुप में है। अच्छा, ये एक नया इसमें डेवलपमेंट हुआ। साउथ अफ्रीका जैसे जो हम नाम सुनते हैं एलन मस्क,
वो साउथ अफ्रीका के ही हैं, अच्छा। जो अभी वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन और इसके रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प का। जी 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 तो अलग बात है। तो कुछ देश ऐसे हैं जो इधर भी आ गए हैं, उधर भी आ गए हैं। इसके अलावा मतलब टोटल 36 देशों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया ब्रिक्स में। जी। अलग अलग, कोई ऑब्जर्वर की भूमिका में है, कोई स्पेशल इन्वाइटी है, इस तरह से। तो रूस का ये प्रयास और रूस के साथ साथ चीन का भी, कि अमेरिका की जो एक यूनिपोलर जियो पॉलिटिक्स है उसको खत्म करके मल्टीपोलर पॉलिटिक्स। बिल्कुल, हाँ, मल्टीपोलर वर्ड यूज किया गया है। जी जी जी। और भारत का जहां तक सवाल है, भारत तो शुरू से ब्रिक्स का सदस्य रहा ही है, बल्कि BRII जो शब्द है वो इंडिया से ही आता है। अच्छा, है ना, वो ब्रिक्स में बीचों बीच है। बिल्कुल, सेंटर, थर्ड वर्ड सेंटर में इंडिया का आई है। जी 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 जी। तो भारत को तो ज्यादा ही था। भारत के लिए ये सम्मेलन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए शायद नहीं है कि इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो रूस और चीन की थी। भारत की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण इतनी है कि उसने पाकिस्तान का जो एप्लीकेशन थी वहां पर, तो पाकिस्तान को मेंबर बनने से रोक दिया भारत। यह भारत की भूमिका मुख्य रही। दूसरी तरफ भारत से संबंध सुधारने के इच्छा से चाइना ने भारत के साथ एक समझौता किया। हम सबने देखा है ईस्टर्न लद्दाख पे, जो दोनों देशों की सेना पेट्रोलिंग करती थी, उसके संबंध में समझौता हुआ, जिससे अप्रैल 2020 की स्थिति फिर से लागू हो गई। तो भारत के लिए ये ब्रिक्स सम्मेलन किस माने में अच्छा है? अच्छा, गलवान घाटी की जो घटना थी 2020 की, और उसके बाद अभी 4 साल के बाद जब एक कह सकते हैं कि दोनों भारत के प्रधानमंत्री और चीन के एक प्रकार से दोबारा वो करीब आए हैं, किस प्रकार से। और इसमें ये भी माना जा रहा है कि रशिया की कुछ भूमिका थी, उसने इनिशिएटिव लिया था, वो बात क्या है? ये बात सही है कि भारत मतलब जो हमें लगता है कि रूस की इसमें काफी अच्छी भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, इस माने में कि रूस को हर हालत में ब्रिक्स का सम्मेलन महत्वपूर्ण था। उसका मतलब जीने मरने की जैसी स्थिति थी। तो रूस को ये सम्मेलन सफल करना था, और वो सम्मेलन तब तक सफल नहीं होता जब तक चीन और भारत बिल्कुल। इसलिए रूस ने इसमें कोशिश की होगी, हमें ऐसा लगता है। बाहर कुछ आया नहीं है। अजीत डोभाल सर भी कुछ ही दिनों पहले गए, उसके बाद चीन से गए थे। तो ये डिप्लोमेटिक और जो बैक चैनल कम्युनिकेशन होता है वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन रूस को ये लगा हुआ कि अगर चीन और भारत नजदीक आ जाते हैं तो मेरा ये सम्मेलन फायदा है, तो सम्मेलन सफल होगा। सबके अपने अपने इंटरेस्ट है इसमें। बिल्कुल। चाइना का इंटरेस्ट बताता हूँ, जैसे भारत का इंटरेस्ट मैंने बताया आपको, चाइना का रूस का बताया, अब मैं चाइना का बताता हूँ। चाइना का इंटरेस्ट क्या था इसमें? भारत से उसने सीमा पर जो समझौता 4-5 दिन पहले अनाउंस हुआ है, उसका क्या कारण है? जो काम 4 साल में नहीं हो पाया, वो अचानक कैसे हो गया? आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों की घटना है, पिछले हफ्ते की बात है। ताइवान पर चाइना के करीब 100 फाइटर जेट्स राउंड लगा कर आए, बिल्कुल उसको डराने के लिए। चीन अब चाहता है कि ताइवान पर उसका कब्जा हो ही जाए। उसने देख लिया है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, सब लोग चिल्लाते रहे, वो कुछ नहीं हो पाया। यूएन भी कुछ नहीं कर कर पाया। तो अब उसको लग रहा है कि मैं ताइवान पर कब्जा करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं। एक उसका ये इंटरेस्ट है। दूसरा ये कि चाइना में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका होल्ड हो रहा है कमजोर। अच्छा, वो उसको फिर से स्थापित करना चाहते हैं राष्ट्रवाद के तौर पे, जो कि कम्युनिज्म की थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल उल्टा है। चीन की सीमाएं 14 देशों से मिलती है। अच्छा, हाँ, काफी विशाल है, बहुत विशाल देश है। उसमें रूस और भारत भी शामिल है, और इन सभी देशों से चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। अच्छा, रूस के भी हैं। अच्छा, वो पब्लिक में नहीं आते। हाँ, लेकिन रूस के साथ भी उसका सीमा विवाद है, वियतनाम के साथ सीमा विवाद है, भारत के साथ, ऐसे बहुत सारे देशों के साथ। लेकिन इनमें कोई भी इमोशनल इशू नहीं है। इमोशनल इशू जो चीन में लोगों को एकदम नेशनलिस्ट भावना से भर सके, राष्ट्रवाद की भावना से, वो ताइवान। क्योंकि ताइवान 1945-46 तक
चीन का ही हिस्सा था। अच्छा। ये इसका आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे भारत का कोई आइलैंड है, हम्म। मान लीजिए दीव है, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। तो दीव पर किसी का कब्जा हो जाए मान लीजिए, तो भारत के लोग कैसे गुस्से में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल। वैसा ही चीन चाहता है कि हमारा प्रदेश है हमारा ताइवान और हम प्रदेश हम वापस दे लेना दें चाहते उसको, हैं। और हमारी जनता को इसमें हम लोग इन्वॉल्व करें ताकि हमारी सत्ता बन जाए। 1945 के पहले ताइवान मतलब क्या ब्रिटिशरों के कब्जे में था? हाँ। क्या स्थिति थी? नहीं, चाइना का ही हिस्सा था वो। 1946-47 में वहां पर चाइना में गृह युद्ध चल रहा था, जब कम्युनिस्ट पार्टी माओ त्से तुंग के नेतृत्व में आगे बढ़ी, तो चियांग काई शेक जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के प्राइम मिनिस्टर, वो अपने लोगों को लेकर और ताइवान चले। उसका नाम ताइवान नहीं था, फार्मोसा था। अच्छा, 1945 में? हाँ, 45 तक उसका द्वीप का नाम फार्मोसा था और वहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी। ओके। मतलब ब्रिटेन के कब्जे में था। तो वहां चले गए वो। तो उसके बाद में आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि 1970 तक 70 के आसपास तक जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मेंबर्स थे जी, उसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ताइवान था। अच्छा, बीजिंग नहीं था। बीजिंग नहीं था। हाँ, जो अभी राजधानी है। जी जी। अच्छा। ये तो शायद मतलब बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। अच्छा सर, एक बात ये है कि इसमें प्रधानमंत्री ने एक चीज पे जो भार दिया, जैसे आपने बताया ना कि अभी डी-डॉलराइजेशन प्रोसेस शुरू हो गई है, तो यहाँ क्या है कि जो ब्रिक्स के साथ जो देश जुड़े हुए, हम उनको यूपीआई टेक्नोलॉजी देंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इन देशों पे और वहाँ की इकोनॉमी पे? और दूसरी बात यह है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक भारत चाइना रिलेशन किस प्रकार से आप देखते हैं? अभी जो हमारा चीन के साथ सीमा समझौता हुआ है, उसको ग्राउंड लेवल, मतलब समझौता तो हो गया, अखबारों में आ गया, मीडिया में आ गया, सब हो गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना इम्प्लीमेंट एक्चुअली होता है वो देखना पड़े, वो देखना जरूरी है। अब देखिए, अभी तक जहाँ तक मुझे मालूम है, न्यूज़ देखी है, अगर ये समझौता वास्तव में तुरंत लागू होने वाला होता तो अभी तक भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई होती, अनाउंसमेंट तो हो ही गया होता। अच्छा, वो अभी तक नहीं हुआ। यानी दोनों देशों के मन में शंकाएं तो है। अच्छा, अभी भी धीरे धीरे, जब तक जैसे जैसे भारत के अनुभव तो वैसे भी बहुत कड़वे रहे हैं बिल्कुल चीन के साथ, इसलिए इस बात पर अभी यकीन करना मुश्किल है कि ये जल्दी लागू हो जाएगा। हो सकता है धीरे धीरे लागू हो, लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिर से शुरू हो सकते हैं। टिकटॉक जैसे जो हमारे यहाँ पे बैन लग गए थे ऐप्स बहुत सारे, उन पर फिर से कार्रवाई खुलने की संभावना हो सकती है। तो आर्थिक रूप से भारत और चीन फिर से एकदम जुड़, लेकिन पॉलिटिकली और मिलिटरीली इतनी जल्दी ओपन हो पाएंगे, इसमें मुझे शंका है। वो एक संभावना बनी रहती है। यूपीआई टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे कि जो शेयर करना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा, तो जो ब्रिक्स के अन्य देश है उसमें क्या बदलाव आएगा टेक्नोलॉजी पर? क्योंकि जैसे अभी इंडिया में तो हम देखें तो आज मतलब एक सब्जी वाला भी अपना यूपीआई रखता है, 10 रुपए का 50 रुपए का जो भी पेमेंट है डायरेक्टली कर दो। उन देशों को क्या इसकी जरूरत है क्या? देखिए, यूपीआई का जहाँ तक सवाल है, ये बेसिक यूपीआई और इसके साथ में रुपे कार्ड जो है, रुपे कार्ड, बिल्कुल, दोनों के जोड़ के हम बात करते हैं। ये मूलतः भारत की करेंसी है, भारत का यूपीआई है। जहां जहां पर रुपया चल सकता है, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, जहां जहां रुपया, मतलब रुपया या रुपये से संबंधित जो करेंसी चलती है जी। अभी जैसे आपने देखा होगा, फ्रांस में भी शुरू किया था उन्होंने, बिल्कुल, सिंगापुर में शुरू किया था। तो कोशिश है कि इसको एक्सपांड करें, लेकिन वो कितना सफल होता है, क्योंकि करेंसी वैल्यूएशन, करेंसी डिफरेंसेस बहुत अलग अलग होते हैं, बिल्कुल, है ना। तो कितना किस करेंसी में कितना इंटरेस्ट, किसका शेयर, क्योंकि सब सारी चीजें प्रॉफिट शेयरिंग पर डिपेंड करती है। बिल्कुल, कोई भी अपने यहाँ पे मुफ्त में यूपीआई शुरू नहीं करेगा। एक तो ये बात है। हालांकि भारत के पास में ऐसा सुनने में आया है कि 30-40 कंट्रीज की एप्लीकेशन है, हाँ बिल्कुल, कि वो चाहते हैं कि हमारे यूपीआई शुरू करें, लेकिन वो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है, उसमें फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होती है, बिल्कुल। तो कितने देशों में वो लागू हो पाता है, एक बात ये। दूसरी बात, रूस, जैसे हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे फिर से, रूस कोशिश कर रहा है अमेरिका के सामने खड़ा होने की। अभी पिछले हफ्ते आपको शायद आपने पढ़ा होगा, मुझे भी पढ़ के आश्चर्य हुआ खबर कि रूस ने
जितने डेलीगेशन ब्रिक्स सम्मेलन में आ रहे थे जी जी जी। उनको कहा कि आप अपने साथ रोकड़ा लेकर आइए, कैश लेकर आइए। यहाँ पर मास्टर कार्ड नहीं चलेगा, यहाँ पर वीजा कार्ड नहीं चलेगा। यानी कोई भी पश्चिमी देशों के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रूस में नहीं चल रहे हैं, तब तक रूस में सैंक्शन लगे हुए हैं। अच्छा। पश्चिमी देशों के फरवरी यूएसए ने जो लगाए थे वो, यूएस और दूसरे देशों ने लगाए। तो अब रूस के साथ समस्या ये, भारत के लिए, भारत के साथ बात करते हैं। भारत ने जितना ऑयल खरीदा है पिछले 2-2.5 साल में रूस से, वो सब रुपए में खरीदा है, अपनी करेंसी में। हाँ। और रुपए टू रूबल नहीं, रुपए में खरीदा। अच्छा। रुपए कैश देके खरीदा है। ओके। तो रूस के पास में वो रुपए का ढाला पर इकट्ठा हो गया, पड़ा हुआ है। हाँ हाँ। अब वो उसका क्या करे। जी जी। तो ये बहुत सारी फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल समस्याएं होती है। मतलब बोलने में तो अच्छा लगता है कि यूपीआई हो, लेकिन वो कितने देश वास्तव में प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, इस्तेमाल कर पाएंगे, ये अभी देखना बाकी है। बिल्कुल। एक सारांश में कहे तो ये जो ब्रिक्स समिट हुआ, फलश्रुति क्या रहेगी? अब क्या मतलब रशिया के साथ या साउथ अफ्रीका के साथ, चीन के साथ और बेहतर मतलब इकोनॉमी अपनी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, किस प्रकार से देख रहे हैं? 1 महीना रुक जाइए। अच्छा। क्योंकि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, ओके जी, मैंने कहा ना ये जियो पॉलिटिक्स USA एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो उसके कई परिणाम होंगे। पहला, जैसे भारत के संबंध में बात करें कि भारत कनाडा के संबंध खराब हो रहे हैं, वो सुधरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सुधरेंगे? हाँ, तो सुधरेंगे। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट आई तो? हाँ, अगर रिपब्लिकन आई कि डेमोक्रेटिक आई? कमला हैरिस अगर बनती है हाँ, तो संबंध जल्दी सुधरने वाले नहीं है। अच्छा, कमला ट्रंप मतलब भारत के फायदे में ट्रंप है? भारत के फायदे में ट्रंप है, अच्छा, पहले भी था। दूसरा, रूस के साथ अमेरिका के संबंध सुधर सकते हैं। अच्छा। तीसरा, यूरोप के साथ, सॉरी, जो यूक्रेन है, यूक्रेन का युद्ध शायद रुकवा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप रुकवा सकते हैं। हाँ, तो इसके और व्हाट अबाउट ईरान? वो एक अलग मामला। अभी ट्रंप ने बोला था कि वो सब जो न्यूक्लियर वाला है बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। वो ईरान का मामला अलग है। ईरान का मामला वो एक तो अलग ही चक्कर है वो। अच्छा। उसका भी अभी ईरान शामिल ना करे ब्रिक्स के साथ में। पहली बार ब्रिक्स में ईरान आया है, तो अभी ईरान को समझने में लोगों को टाइम लगेगा। और जहाँ तक कि आप देखिए कि ट्रंप मानते हैं कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, वो कोई नहीं है, वो चीन। ट्रंप है बिजनेसमैन, सीधी सीधी बात है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा, वो बिजनेस एंगल से देखेगा। जो बाइडेन जो है पॉलिटिशियन, क्योंकि चीन की वजह से यूएसए को जो लॉस जा रहा है, तो वो हर चीज को बिजनेस से आगे के, भाई भारत से बिजनेस करने में फायदा है तो अमेरिका को, तो करेंगे। हाँ। रूस के साथ करने में फायदा है तो करेंगे। उनको लिए जियो पॉलिटिक्स का इसका कोई मतलब नहीं है। ओके। आइडियोलॉजी का मतलब नहीं है, कैपिटलिज्म, आइडियोलॉजी का मतलब, विचारधारा का मतलब नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने जो जानकारी खास करके सर से जो प्राप्त की, क्योंकि जो ब्रिक्स सम्मेलन था काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो चीन और भारत के संबंध में जो तनाव आया था, तो एक प्रकार से देख सकते हैं कि वो तनाव में अब थोड़ा कमी आएगी। और दूसरा कि जो रशिया के साथ शायद कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में ये प्रधानमंत्री और रशिया के साथ हमारी ये तीसरी महत्वपूर्ण मुलाकात है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आगे जो आने वाला समय है वो शायद भारत के लिए बिल्कुल ब्रिक्स के मामले में बेहतर हो सकता है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये जानकारी प्रदान की। तो दर्शकों, आप भी देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। अगर इस प्रकार के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।